Today we are going to discuss the nature of state according to मनु। आज हम मनु के अनुसार राज्य की प्रकृति के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। जिन 7 एलिमेंट्स की बात अथवा 7 पार्ट्स ऑफ स्टेट्स के बारे में मनु ने कहा है, आखिरकार व्हाट इज द सोर्स ऑफ द 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट? इट मीन्स ओनली 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के केवल 7 ही तत्व होते हैं। इन तत्वों के बारे में अथवा जिन्हें मनु ने प्रकृति कहा है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूट अथवा पार्ट्स अथवा ऑर्गेन्स ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच प्रोपाउंडेड बाय द मनु एज ए फॉर्म ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द नेचर ऑफ स्टेट एंड द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। राज्य की प्रकृति के बारे में, राज्य के तत्वों के बारे में, राज्य के घटकों के बारे में जो सूचना मनुस्मृति में दी गई है, उस मनुस्मृति की सूचना कहाँ पर हमें मिल रही है? विवेक कुमार, प्लीज म्यूट योर माइक। उसका सोर्स क्या है हमारे पास, अथवा वो 7 एलिमेंट्स जिनका एज ए ह्यूमन बॉडी के रूप में उसने कंपैरिजन किया। इट मीन्स मनु स्टेट्स दैट स्टेट एज ए ऑर्गेनिक यूनिट। राज्य एक आंगिक इकाई है। स्टेट इज ए इंटीग्रेटेड यूनिट एज ए ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स कंपैरिजन विद द ह्यूमन बॉडी ऑफ स्टेट बाय मनु। मनु के द्वारा राज्य की तुलना मानवीय शरीर से की है। मानवीय शरीर की तरह राज्य होता है। मैनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल into completion of performance human body activities। मानवीय शरीर की जो गतिविधियां हैं उनके निष्पादन में बहुत से जो भाग होते हैं, अराउंड मोर देन 200, ये सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट मनु स्टेट्स दैट some important part of human body, it means some parts are more important rather than other parts of human body। मानव शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इन अंगों की तुलना में कुछ भाग जो महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ मनु एक विज्ञान के रूप में परिचर्चा नहीं कर रहा, जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वह एक एज ए स्टोरी इसको रीड आउट कर रहे हैं। हालांकि इस कहानी में कुछ सत्यताएं भी हैं, ट्रुथ भी हैं, परंतु मेजर पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी इज फैल्स कॉन्शियसनेस। परंतु इस कहानी का वैज्ञानिक स्वरूप में तथ्यों के आधार पर कुछ आंशिक सत्यों को, पार्शियल ट्रुथ को अगर हम नज़रअंदाज करें तो मेजर पार्ट्स जो इस स्टोरी का है वह मिथ्या चेतना पर आधारित है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी इट वाज वेरी गुड, बट later stage of development of human society, its converted form have in a bad manner and bad intention and the result of cleverness of some people and the some parts of human society, which known as persist or Brahmin और पुरोहित। इनके द्वारा जो अपनी आजीविका को विदाउट लेबर दूसरों पर डिपेंडेंट बनाने के लिए अथवा अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए इन रचनाओं को जो केवल मोर सीमित लोगों तक थी, उसे अपने इंटरेस्ट में अथवा ब्राह्मणिकल सुपरमेसी के इंटरेस्ट में उसको राइट डाउन करने का कार्य किया
और वह शताब्दियों तक आगे बढ़ने के कारण मार्स पर इस तरह से हेजीमनी के रूप में स्थापित हो गई कि आज हम सब कुछ जानकर भी, वैज्ञानिक युग में रहकर भी इस तथ्य को जानते हुए भी झुठला नहीं सकते दैट मीन्स सन इज ए गॉड, डिड सन ए गॉड और डिड सन ए स्टार। क्या सूर्य एक भगवान है और क्या सूर्य एक तारा है, स्टार है? हार्दिक बागड़ी, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. What is the sun according to you? The sun is a star. Sun is a star. Okay, it is a scientific answer of this question. सूर्य एक तारा है, जैसे मैनी स्टार्स इन द कॉस्मोस, हमारे ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं, उनमें से एक तारा है और उस तारे का नाम है सूर्य। इन द प्री आर्यन सोसाइटी एंड द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन and in the Indus Valley civilization, sun became a god. In Manusmriti, write down it is that sun as a god, describe sun as a god. सूर्य को एक ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और सूर्य जो पंचभूत तत्वों में मिला हुआ है, उस प्रकाशमान ऊर्जा के रूप में, पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, जो ह्यूमन सोसाइटी की डेली रूटीन लाइफ से संबंधित है, उसको ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त किया गया और तमाम तरह की जो कहानियां हैं उनकी रचनाएं की गई। मास पर इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब है कि जिन 7 एलिमेंट्स और 7 ऑर्गेन्स ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है अथवा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट की बात कही गई है, उसके बारे में मनु का क्या कहना? यू कैन सी इन दी स्लाइड। एता प्रकृतयो मूल मंडल से समासतः रिष्टाचाने समाख्याता द्वादशे स्मृता अमात्य राष्ट्र दुर्गार्थ दंडख्या पंच चौपस। यहां पर जो राज्य की प्रकृति के बारे में अभिव्यक्त किया गया है, मूलतः 12 प्रकृतियां हैं, लेकिन यहां पर जिन प्रकृतियों की विवेचना की गई है, अरे टाइम पर आया करो भाई, बीच में सूरज शेरावत। कुल जो 12 प्रकृतियां बताई हैं जो मंडल से संबंधित होती हैं, उनके अलावा राजा और मित्र को इतर मंत्री, देश, किला, धन भंडार और दंड, इन 5 प्रकृतियों का उल्लेख किया है जो 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के रूप में हम डिजाइन कर रहे हैं। इसके अलावा 5 प्रकृतियां और होती। यहां प्रश्न उठ रहा होगा आपके हमने, व्हाट इज मंडल? मंडल क्या है? मंडल इज ए ग्रुप ऑफ 12 स्टेट अकॉर्डिंग टू मनु। मनु के अनुसार एंड आल्सो कौटिल्य, मनु और कौटिल्य दोनों के अनुसार 12 राज्यों का जो समूह होता है, इट इज कॉल्ड मंडल, इसे मंडल कहते हैं। और ये 12 स्टेट जिस आधार पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या इंटरनेशनल रिलेशनशिप को परफॉर्म करते हैं, उसे थ्योरी कहा जाता है। इट मीन्स इट इज नॉन एज मंडल थ्योरी। इसे मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कुल 12 प्रकृतियां होती हैं और हर राज्य की इन प्रकृतियों के हिसाब से 4 मूल प्रकृतियां होती हैं, एक अतिरिक्त प्रकृति होती है और 7 अवयवी ऑर्गेनिक नेचर होते हैं, अथवा हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ स्टेट्स होती है। राज्य की मूलभूत अथवा साभूत अथवा आंगिक प्रकृतियां होती हैं। ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? यहां पर आप स्लाइड में देख सकते हैं। मनु सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट इन 156 श्लोका। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो 156 नंबर का श्लोक है, इन 156 श्लोका डिस्क्राइब दैट 7 एलिमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स एंड नेचर ऑफ स्टेट विच नॉन एज सप्तांग थ्योरी, जिसे सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
It means many important part of state as king, as जनपद, राजपद, राजा के, राजपद के अथवा स्टेट के बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उनमें से 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू मनु, ए किंग इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सप्तांग थ्योरी। इस सप्तांग सिद्धांत का जो केंद्रीय बिंदु होता है, आधारभूत बिंदु होता है, वो राजा होता है और वह सुपरमेसी स्टाइल में होता है। इट मीन्स इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। यह एक ऐसे आरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में है, जहां पर ऊपर से नीचे की ओर, या मैंने सर्किल के रूप में व्यक्त किया है, परंतु इनका क्रम इसलिए है जिस तरह से इनके नंबर डिजिट लिखे जाएं कि मान लीजिए यहाँ पर जो नंबर लिखा जा रहा है वो नंबर 1 है। इसका मतलब है कि अगर 1 नंबर लिखा गया तो वह किंग, राजा के लिए है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण नेचर है वह नेचर अमात्य है 2 नंबर में। तीसरा महत्वपूर्ण नेचर या एलिमेंट्स यहाँ पर राष्ट्र है, जनपद या राष्ट्र। चौथा महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स है वो फोर्ट है, दुर्ग, फोर्ट, किला। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है नॉन एज ट्रेजरी ऑफ किंग, राजकोष है। छठवां जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसे पनिशमेंट, दंड के नाम से जाना जाता है। और 7वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे मित्र, फ्रेंड के नाम से जाना जाता है। ये 7 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं जो एक राजा को अपने राज्य का संचालन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स 7 नेचर ऑफ स्टेट। इट इज आल्सो कॉल्ड सप्तांग थ्योरी ऑफ किंग एंड द सप्तांग थ्योरी ऑफ राजपद एंड द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। इस नाम से इसको जाना जाता है। ये जो 7 इकाइयां या तत्व हैं उनका महत्व ऊपर से नीचे के क्रम में है। इट मीन्स टॉप ऑफ दिस सर्किल इज द स्वामी, किंग, ऑनर ऑफ द पीपुल। प्रजापति इसे कहा जाता है। मनुस्मृति इसमें प्रजापति, प्रजा का स्वामी, जो ट्रीट ऑफ पीपुल, अपने जनता को ट्रीट ऑफ पीपुल एज ए सन, एक पुत्र के समान, एक बेटे की जैसे जनता को राजा ट्रीट करता है। ये यहाँ अभिव्यक्त किया गया है कि वह किस तरह से अपने इन एलिमेंट्स के माध्यम से जनता की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा, उनको फाइंड आउट करेगा, उनका समाधान कैसे निकालेगा। सबसे पहले स्वामी के बारे में हम जिक्र करते हैं कि स्वामी क्या है। देखिए, स्वामी की जो तुलना की गई है यहाँ, स्वामी वास्तव में क्या है? स्वामी राजा है। इस वर्ड से जो मीनिंग आप समझ रहे हैं कि स्वामी का मतलब किससे है? स्वामी का मतलब है जो न केवल स्वयं का मालिक है अपितु वह प्रजा का मालिक भी है। इसका मतलब है कि राजा, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, किंग एज ए गॉड, किंग क्रिएट बाय द गॉड, राजा को ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और ही सेल्फ रेस्पॉन्सिबल टू द गॉड, और वह राजा के प्रति ही क्या होगा? जिम्मेदार होगा। वह ईश्वर के प्रति जिम्मेदार होगा। जो राजा है वो ईश्वर के प्रति जिम्मेदार होगा। इसे स्वामी क्यों कहा जाता है? स्वामी की तुलना ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट से की गई है? जो स्वामी है उसको कहा गया है कि जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में सिर महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानवीय शरीर का सिर जो महत्वपूर्ण होता है, उससे तुलना की गई है। खोपड़ी जिसको आप कहते हो इन साइंटिफिक लैंग्वेज, इस फ्रेम को किंग से तुलना की गई है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में, ये साइंटिफिक रीजन में एक अलग आधार है, ग्रेविटी के कारण हम सीधे खड़े रहते हैं और इस कारण जो सिर है वो टॉप स्थिति में है। सुमित चौधरी,
सुमित चौधरी, अनम्यूट योर माइक। यस सर। यदि ग्रेविटी नहीं होगी तो हम पृथ्वी पर कैसे खड़े रहेंगे? सर ग्रेविटी नहीं होगी तो खड़े कैसे रहेंगे? हाँ हाँ, खड़े कैसे रहेंगे, मतलब ये जवाब भी है और प्रश्न भी है कि जैसे हम सर इस खड़े समय। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर खड़े रह ही नहीं सकते ग्रेविटी के बिना। वेरी गुड वेरी गुड, खड़े नहीं रह सकते, जैसे स्पेस में होता है वैसा स्थिति है। कोई एक पोजीशन नहीं है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी को स्टैंड कर सके, इसलिए ग्रेविटी के कारण ही ये संभव है। और इस कारण, इस ग्रेविटी से जो हमारा स्टैंड है ह्यूमन बॉडी का, उसमें जो हेड है वो सुप्रीम पावर में है। इसलिए यहाँ कहा कि सिर की तुलना राजा से की गई और सिर सबसे ऊपर है। परंतु अगर आप हाथ खड़ा कर दो तो हाथ ऊपर हो जाएगा सिर से, उल्टे हो जाओ तो पैर ऊपर हो जाएंगे, सिर नीचे हो जाएगा। इन योगा, योग दर्शन है, उसके हिसाब से आप योग करोगे तो उल्टा भी विपरीत भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि हम इस बात पर भी परिचर्चा करते रहेंगे बीच में, और अंत में जरूर परिचर्चा करेंगे कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो लिखा गया है उसकी सत्यताएं क्या हैं, असत्यताएं क्या हैं, फेल्स कॉन्शियसनेस को स्थापित किया गया है, झूठ और सच क्या है, और उस झूठ और सच के कारण जो डिस्प्यूट है करंट ह्यूमन सोसाइटी में, उस डिस्प्यूट का समाधान कैसे हो सकता है, और ये नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे भी सबसे बड़े जो क्या रीज़न है इस इंडियन ब्यूरोक्रेसी और तमाम डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, बैकवर्डनेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो आर्थिक संरचनाओं और सामाजिक संरचनाओं के पिछड़ेपन के कारण हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, समालोचना करेंगे, जिसमें प्रूफ के साथ हम ये बातचीत करेंगे कि सत्य है या नहीं है। तो जो राजा है उसकी तुलना सिर से की गई है और सुप्रीम होता है। अब राजा के लिए जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि राजा कैसा व्यवहार करे, जो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो पहला श्लोक है वो क्या कह रहा है कि राजा को क्या करना चाहिए। एक मिनट, राजा को क्या करना चाहिए, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा आधार है जिसको मनुस्मृति में व्यक्त किया गया। ये है, यहाँ पर देखिए आप, राजा धर्मान प्रक्षामि यथोवर्ते भवेनेर संभवश्चेतता सिद्धिम से प्रमा यथा ब्रह्मा प्राप्तिन संस्कार क्षत्रियण यथा विधि सर्वास्य यथानान्य कर्तव्य प्रेक्षणम। इसका मतलब है, एक लाइन आप यहाँ देखिए, जैसा राजा का आचरण होना चाहिए, इसका मतलब राजा का आचरण वैसा होना चाहिए जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार उसको ब्रह्म सिद्धि प्राप्त हो, वह सब कहा जाता है। उपनयन संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्याय के अनुसार इस जगत की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा का जो दायित्व है वो किसको सौंपा गया, कौन आया भाई? रक्षा का जो दायित्व है वो स्वामी राजा को सौंपा गया है। राजा रक्षा करेगा, इसका मतलब है प्रजा रक्षणम प्रमोद में, और जो प्रजा की रक्षा करना है। स्क्रीन, दीपांशु शर्मा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस सर। अच्छा, फिर क्यों लिख रहे हो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाँ सर, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही? नो सर। अच्छा, देखिए अब की बार देखो, अब बताओ। नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, इतनी देर बताया नहीं तो आपने मेरे को बताना चाहिए ना। सर। मैं बोल रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। सर हमने मैसेज किया था ना आपको। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं, चलो सॉरी। ये अच्छा, मैं ऐसे ही लिख रहा था। ये देखो, जो पहली स्क्रीन है, मनु सप्तांग थ्योरी स्टेट इन 156 श्लोकास। अब शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। ये देखिए, 7 एलिमेंट्स की बात कही गई है, 7 नेचर की बात कही गई है कि स्वामी होता है जो 1 नंबर पर, मैं बता रहा था आपको कि वह महत्व में भी 1 नंबर पर है, इसलिए इम्पोर्टेंस में भी नंबर 1 है, सुप्रीम है, ह्यूमन बॉडी के हेड की तरह जो सुपरमेसी ऑफ ह्यूमन बॉडी रखता है उसकी तरह। सेकेंड इज द अमात्य, दूसरा जो है अमात्य है, वह दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड इज द जनपद एंड नेशन, तीसरा है जनपद है, राष्ट्र है, जो तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण प्रकृति है या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है, दैट इज
दुर्गा फोर्ट। एंड फिफ्थ इज द ट्रेजरी ऑफ किंग, राजकोष जिसको कहा जाता है, राजा का खजाना जिसको कहते हैं, रुपया पैसा जिसको कहा जाता है। और सिक्स एलिमेंट इज दंडा, इट मीन्स पनिशमेंट, जस्टिस। और सातवां जो महत्वपूर्ण तत्व है या एलिमेंट्स है प्रकृति है, उसे फ्रेंड, मित्र, मित्र के साथ एनिमी भी, शत्रु भी होते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ अच्छे स्वरूप में मित्र को ही लिखा गया है। जहाँ मित्रता होगी वहाँ कहीं ना कहीं शत्रुता अवश्य होती है। तो यहाँ पर इन 7 तत्वों की बात कही गई है। दूसरा मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा था कि अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मनुस्मृति वाली? नो सर। एक मिनट। रोहित मीना क्या प्रेजेंटिंग कर रहा है भाई? ये देखिए इसका श्लोक हम एक बार देख लेते हैं। 156 नाउ इज विजिबल। मनुस्मृति शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये है इसका श्लोक नंबर 156। ये है 156। यहां पर देखिए, अष्टोचान्याः समाख्याता द्वादशे वतुताः स्मृताः अमाते राष्ट्र दुर्गा अर्थदंडयाख्या पंचम वापसय। ये जो श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक के अंतर्गत जो एता प्रकृत्या मूल मंडला से समासत है, यहाँ से है एता प्रकृतयो, राज्य की जो प्रकृति है, मूल मंडला से, मंडल जो सिद्धांत है उसकी कुछ मूल प्रकृतियां होती हैं, समासत है, उनमें से कुछ हैं। अष्टोचान्या समाख्याता द्वादशी स्वता स्मृता। इसके साथ साथ जो 157 है उसमें अमात्य राष्ट्र दुर्गा अर्थदंडाख्या पंच चापरा प्रत्येक कथिता हतो संक्षिप्ण द्विसप्तति। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो प्रकृतियां हैं वो कुल 12 प्रकृतियां हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकृति की बात कही गई है उस प्रकृति के अंतर्गत केवल 7 प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है जो राज्य के एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं। उन प्रकृतियों में जो अन्य प्रकृतियां हैं, 5 प्रकृतियां, वो 5 प्रकृतियां एक राजा के साथ और 4 प्रकृतियां उदासीन राज्य के साथ, मध्यम राज्य के साथ, विजिगीषु राज्य के साथ और शत्रु या मित्र राज्य के साथ जुड़ी हुई हैं। रिमेनिंग जो नेचर ऑफ स्टेट्स है उनको सेवल एलिमेंट्स के रूप में यहाँ डिजाइन किया गया है। 7 प्रकृतियां हैं जो अभिव्यक्त कर रही हैं। जो राजा होता है वह उन प्रकृतियों में महत्वपूर्ण होता है, या हम कह सकते हैं कि किंग सेल्फ नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, आत्म प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। जो राजा होता है वह खुद ही प्रकृति का मूल तत्व है, वह खुद ही क्या है? प्रकृति है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस सर, डू वी नीड टू मेमोराइज ऑल दीज श्लोक्स? ये देखिए श्लोक जो है 156 एंड 57। यस सर। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ किंग नेशन फोर्ट ट्रेजरी ऑफ किंग पनिशमेंट एंड फ्रेंड। दीज आर द 7 नेचर ऑफ एलिमेंट्स एंड 7 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट। राज्य के 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। पीपीटी शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? स्वामी। ओके ओके ओके। स्वामी जो देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, स्वामी जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, संस्कृत का वर्जन है ये। संस्कृत में स्वामी इसको कहा गया है। इसका मतलब यहाँ जो आपको दिखाए, स्वामी स्वयं का जो मालिक होता है, राज्य की प्रकृति, मूल प्रकृति के रूप में राजा की खुद की प्रकृति है, राज्य की प्रकृति है। ईश्वर राजपद इसको कहते हैं। इसका मतलब चेयर ऑफ किंग, राजा की कुर्सी, राजपद। और खुद राजा या स्टेट
इट मीन्स किंग एंड द स्टेट बोथ आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए पर्याय हैं, बदला जा सकता है, नामकरण चेंज किया जा सकता है। इसलिए स्वामी न केवल खुद का मालिक है अपितु वह ओनर है ऑफ द पीपुल ऑफ स्टेट, राज्य की जनता का भी वह मालिक है। इसलिए वह सिर के रूप में उसकी तुलना की गई है, जो पूरे अगर सिर नहीं होगा, इसमें ब्रेन डेड जिसको आप कह सकते हो, उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है कि सिर से तुलना की गई है मानवीय शरीर से। अगर हम इसको ऑर्गेनिक थ्योरी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो किंग एज ए हेड ऑफ ह्यूमन बॉडी, किंग जो राजा होता है, स्वामी होता है, मानवीय शरीर के सिर के समान होता है। और यह राजा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अथवा वाई स्वामी इज द मोर इंपोर्टेंट रेदर देन अदर एलिमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट, राज्य के अन्य तत्वों की तुलना में राजा ही क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज किंग इज द ओनर ऑफ पीपुल एंड द पीपुल ऑफ स्टेट, बिकॉज किंग्स बिहेवियर एज वेल एज बिहेवियर ऑफ ए फादर विथ सन, राजा का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा व्यवहार एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, नॉट वेस्टर्न सोसाइटी। ये बात यूएस और फ्रेंच और ब्रिटिश सोसाइटी की नहीं, भारतीय या पिछड़े समाजों की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में है कि ये पिता के ऊपर दायित्व रहता है या दायित्व बना दिया गया है कि वह अपने बेटे और उसकी बहू और उन सब का जब तक उसका जीवन चलता है उनका भार वहन करता रहे। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल ऑफ फादर बट इट इज़ नॉट बिलोंग टू वेस्टर्न सोसाइटी। उस वेस्टर्न सोसाइटी में पार्ट टाइम जॉब के रूप में बच्चे को इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में खड़ा होना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ये बोझ नहीं है। पार्ट टाइम जॉब करेगा, वह कॉलेज एजुकेशन भी अचीव करेगा और कमाई भी करेगा, मेहनत भी करेगा। केवल बैठा बैठा इसलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप तो पढ़ते रहोगे, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहोगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन करोगे, फिर कंपटीशन की तैयारी करोगे 30, 35, 40 साल, 50 साल। ये पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं है इन वेस्टर्न सोसाइटी कि वो आपको आपकी देखभाल करें, आपकी केयर करते रहें और आपके लिए कार्य करते रहें। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसलिए यहाँ राजा को अपनी प्रजा की देखभाल की बात कही गई है। और इन दी संस्कृत लैंग्वेज किंग जो होता है, स्वामी होता है, प्रजा रंजन प्रमो धर्म है। राजा का जो परम धर्म है वो प्रजा की रक्षा करना होता है। अब रक्षा में सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन मेंशन हो गए हैं। ऑल टाइप्स ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज मेंशन इन प्रजा रंजन, लाइक फूड सिक्योरिटी, क्लॉथ्स, इरिगेशन etc. Protection of varnashram system and other types of function, अन्य प्रकार के जो कार्य हैं और जो इससे जुड़े हुए वो सब शामिल हो गए। अब इसके आगे कि राजा सुप्रीम क्यों है? बिकॉज बिहेवियर ऑफ किंग इज सुपीरियर, राजा का जो व्यवहार होता है वो अन्य का मतलब है अमात्य की तुलना में, जनपद की तुलना में, दुर्ग फोर्ट पर रहने वाले लोगों की तुलना में, कोष की तुलना में, दंड की तुलना में, मित्र की तुलना में, इनकी तुलना में राजा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इस यूनिट के रूप में कार्य करता है जो वास्तव में जिस एम से, इट मीन्स बिहेवियर ऑफ किंग एज वेल एज ओरिजिन ऑफ किंग, राजा का व्यवहार ठीक वैसा ही होगा जैसे कि राजा की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह से राजा का जन्म हुआ है उसी तरह से राजा का व्यवहार होगा। राजा का जन्म कैसे हुआ है? राहुल प्रजापत, हाउ टू ओरिजिन ऑफ किंग अकॉर्डिंग टू मनु। राहुल प्रजापत, प्लीज अनम्यूट एंड टेल। सागर, सागर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ सागर जी, ये बताइए मुझे कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है मनुस्मृति में के अनुसार? सर मनु के अकॉर्डिंग राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई, इसका मतलब है कि राजा में ईश्वर के गुण भी होते हैं। इसका मतलब है कि राजा ईश्वर होता है।
और इसका मतलब है कि राजा का व्यवहार भगवान जैसा होना चाहिए और बिहेवियर ऑफ गॉड जो है वो सबके लिए है, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। वेरी गुड। इसलिए मनुस्मृति के पहले अध्याय के पहले श्लोक में जो राजा की उत्पत्ति की बात कही गई है और वहां पर यह कहा गया है कि ठीक वह वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा व्यवहार उसको उत्पत्ति से लेकर किया गया, अर्थात जो एट मेरिट्स ऑफ गॉड हैं, एट मेरिट्स ऑफ जो गॉड हैं एज ए इंडिविजुअल यूनिट एंड एट मेरिट्स which are related to merits of God instead and the has hold by the king, जो राजा में अंतर्निहित हैं या राजा उनको धारित करता है, तो उन 8 गुणों को धारण करके राजा प्रजा के कल्याण, वेलफेयर ऑफ पीपुल एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य के कल्याण और प्रजा के कल्याण में कार्य करेगा। राजा का ऐसा व्यवहार होना चाहिए। राजा किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और राजा दाता के रूप में, डोनर के रूप में, यूनिवर्सल डोनर्स जैसे और जो ग्रुप होता है ब्लड का वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो उस सार्वभौमिक दाता के रूप में उसको क्या करना चाहिए, प्रजा के साथ ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ जो राजा होता है उसका जो दैनिक क्रियाक्रम है वो भी अनुकरणीय होगा। इट मीन्स ये वास्तव में एक प्रेज का सब्जेक्ट होगा, प्रशंसा का विषय होगा। राजा ईश्वर की तरह अपने दैनिक क्रियाओं का निर्वहन करेगा। राजा के द्वारा राजधर्म का निर्वहन किया जाएगा और राजा के द्वारा प्रजा धर्म के निर्वहन की सुरक्षा भी की जाएगी। इट मीन्स ही विल प्रोटेक्ट द धर्मा एज इंडिविजुअल यूनिट, नॉट धर्मा मीन्स वेलफेयर, एज इंडिविजुअल यूनिट इट मीन्स सेल्फ धर्मा, स्वधर्म। राजा का खुद का धर्म क्या है और प्रजा जनों का धर्म क्या है, सब अपने धर्म का पालन करे। द मीनिंग ऑफ धर्मा इन दिस कॉन्टेस्ट regarding elements of state complete the over duty according to वर्णाश्रम सिस्टम। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से क्या करेगा, वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसका मतलब है कि प्रोटेक्ट टू वर्णाश्रम सिस्टम इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग, ये राजा का कर्तव्य है, राजा की ड्यूटी है कि वह इस व्यवस्था को बनाए रखे, उसका संरक्षण करे, उसका संवर्धन करे। अगर कोई इसका वोलेशन करता है, एनी पर्सन डू द वोलेशन ऑफ दिस सिस्टम एंड द वर्णाश्रम व्यवस्था, देन किंग विल बी पनिश्ड, राजा उसे दंड देगा। इट मीन्स स्वामी एज ए जस्टिस, राजा एक न्यायकर्ता भी होता है। राजा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, सोशल सिस्टम को ऑपरेट करता है। इट मीन्स मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द किंग, राजा पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना राजा की ड्यूटी है। इसलिए यहां आप देख रहे हैं सर्किल में कि स्वामी को सुप्रीम पावर के रूप में नंबर 1 दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किंग, राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राजा विल बी प्रोटेक्ट एंड शैल बी ऑपरेट द ऑल टाइप्स and the all types of system of state like social system, like political system, like administrative system, इन प्रणालियों को like justice या और judicial system, इन सबका ऑपरेट करना किंग की ड्यूटी होती है। इसलिए rather than 6 elements the king is more important factor and elements and the nature, अन्य 6 तत्वों की तुलना में राजा तत्व या राज तत्व या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है और मिनिस्टर से सलाह करना जैसे आज की स्थिति है वैसे एडवाइज कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, परंतु फिर भी
लास्ट डिसीजन ऑफ एनी काइंड विल बी डिपेंड अपॉन ऑन किंग, वह राजा पर निर्भर करेगा कि वह कैसा निर्णय करता है। उसके भी अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस और टाइम बाउंड और प्लेस को डिसाइड किया गया है कि कहाँ पर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्ड होगी, आयोजित होगी। व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस, इसका समय क्या होगा। व्हाट इज द डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की तारीख, मीटिंग की तारीख क्या होगी। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन सा ऐसा स्थान होगा, राजमहल की छत होगी या सुनसान जंगल होगा, पूर्णिमा का समय होगा, क्या होगा, इन सब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के कारण और बेसिकली ड्यू टू राजधर्मा स्वामी इज सुपीरियर रेदर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, राजा अन्य तत्वों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। सेकेंड एलिमेंट्स नॉन एज अमात्य, इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेसिकली वी विल डिस्कस द जनरल टर्म्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद के सामान्य स्वरूप हैं, जनरल इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। मंत्री परिषद इज द सेकेंड इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। मंत्री परिषद मंत्रियों का समूह है, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है इस प्रकृति में, और इसकी तुलना आंख से, आंख जो होती है अपने नाक होते हैं, इस तरह से इसका मतलब है कि आइज, आंखों से तुलना की गई, जो सब कुछ देख पाते हैं। इसका मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ किंग द स्टेट विल बी रन बाय द अमात्य एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राजा की अनुपस्थिति में ये मंत्री परिषद दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है, तत्व है, जो संचालन करता है सारी व्यवस्थाओं को, लेकिन ये मेंटेन एंड प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, केवल मरम्मत करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग टेम्परेरी सिस्टम हम कह सकते हैं इसको। ये देखभाल करने का कार्य करते हैं, राजा को रिपोर्टिंग करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, ये इनका कार्य होता है। दैट टाइम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर was limited 3 to 8 members of council of minister according to मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार जो मंत्री परिषद की यहाँ आकार की बात कही गई है कि वे श्रेष्ठ रूप में 3 मंत्री हो सकते हैं और अधिकतम 8 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मंत्री मेरिट्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रियों की योग्यता है, उस योग्यताओं में यहाँ मनुस्मृति में जरूर क्वालिफिकेशन की अच्छी बात कही गई है। नाउ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर नॉट शैल बी exceed 15% of the total number of lower house according to 91 constitute अमेंडमेंट्स इन 2003। जो 91वें संविधान संशोधन 2003 है, उसके अनुसार इस समय केंद्र में अथवा राज्यों में जो निम्न सदन होता है, उसकी सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद का सहायक इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। उस समय ये 3 से 8 हो सकता है, मिनिमम 3। तो उस समय जो 3 मंत्री होंगे वो त्रिवेदज्ञ होने चाहिए। इट मीन्स दे नॉन एज द नॉलेज ऑफ वेदास। इट मीन्स वो पढ़े लिखे होने चाहिए, केवल वो पुरोहित हो सकते हैं, वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। त्रिवेदों में अथर्ववेद को छोड़कर, बिकॉज अथर्ववेद इज ए बुक ऑफ मैजिक, जादू की एक पुस्तक है, उसको छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञाता होना चाहिए। उसका करेक्टर है वो प्रशंसनीय होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। चरित्र, इसका मतलब है नो एनी ऑफेंस ए पर्सन विच विल बी इंक्लूड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा उस पर राज्य की तरफ से कोई भी वाद दायर नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, कभी उसकी कंप्लेंट नहीं हुई हो, भ्रष्टाचार में, करप्शन में, रिश्वतखोरी में, ऑब्लिगेशन में अथवा अपनी स्वधर्म के निर्वहन में, प्रजाधर्म के निर्वहन में कोई भी
ऐसा आरोप प्रत्यारोप साफ स्वच्छ छवि का होना चाहिए, नीट एंड क्लीन शेडो उसकी होनी चाहिए, ऐसा आभासी प्रतिबिंब उसका हो कि उसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है, उसी को शामिल किया जाएगा क्योंकि वो सेकेंड इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, इसलिए उनको इस तरह से शामिल किया गया है। और अमात्य जो हैं एज ए आई के रूप में स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो राज्य की आंखों के समान कार्य करते हैं। इस पर भी विस्तार से परिचर्चा करेंगे जब पॉलिटिकल आइडियाज पर हम प्रकाश डालेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इट इज नॉन एज जनपद, जिसे जनपद या राष्ट्र कहा गया है। इन द मॉडर्न सिनेरियो इट इज कॉल्ड स्टेट, विच इज मेंशन द four elements in the states and janpad, like population, like government, like sovereignty, like geographical area. But according to Manusmriti, janpad is include two elements, people and geography, and the land, people and land. जमीन जो है, जगह जो है, क्षेत्र है, एरिया जो है वो, और जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और ये भुजाओं के समान, जैसे हमारे हाथ फैले रहते हैं, भुजाएं जिस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में रहती हैं, इस तरह से भुजाओं से उसकी तुलना की गई है कि वो मजबूत भी होती हैं और वो एरिया को डिफाइन भी करते हैं। इसलिए जनपद की तुलना यहाँ पीपल से की गई है, लोगों से की गई है। और इसके साथ ही जो कि ज्योग्राफी है, स्टेट का जो भूगोल है, उसके रूप में इसकी तुलना की गई है। एरिया, जनपद, जन और पद, इसका मतलब है यहाँ पर वो क्षेत्र पद जो है जहाँ जनता रहती है, और जन का मतलब जनमानस से है। इसका मतलब है ये एरिया देयर लिव बाय पीपल, जहाँ लोग रहते हैं, ऐसा क्षेत्र। फोर्थ एलिमेंट्स नॉन एज दुर्ग और फोर्ट। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति 6 टाइप्स फोर्ट। इन दुर्गों में जो धानवन दुर्ग, रेगिस्तानी दुर्ग होते हैं, जल दुर्ग होते हैं, वाटर फोर्ट होते हैं, माउंटेन फोर्ट होते हैं, गिरी दुर्ग होते हैं। इन सब दुर्गों में से सबसे जो महत्वपूर्ण फोर्ट होता है वो होता है माउंटेन फोर्ट, गिरी दुर्ग। अर्थात माउंटेन फोर्ट इज द नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ किंग। ये वास्तव में जो राजा होता है उसका प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? वह इस तरह से राजा की सुरक्षा करता है कि उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी और तमाम तरह के इतने संसाधन नहीं थे, तो सेनाएं जो आक्रमण करती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता था कि वो किले पर अटैक करें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले या हाई हिल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, राजा के सैनिकों के लिए, सोल्जर ऑफ किंग के लिए बड़ा आसान होगा अपने एनिमी को पराजित करना। इसलिए अधिकांश जो आप दुर्ग देखोगे, इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है कि ये क्या चक्कर था, इसका वास्तव में दुर्ग और किलों का, राजमहलों का, ये सब अधिकांशतः जंगलों में और पहाड़ों पर बनाए गए प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इन पर बनाया जाता था, जहां राजा रहते थे। और विशेष रूप से अटैकिंग के टाइम जो अटैक किया जाता था, आक्रमण किया जाता था, विदेशी आक्रांता या दुश्मन के द्वारा जो आक्रमण किया जाता था, उस समय सुरक्षा दुर्गों का इतिहास आप हिस्ट्री में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो दुर्ग और फोर्ट है, उनकी तुलना जंघाओं से की गई है, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मजबूती के रूप में, कि जो दुर्ग है वो एक तरह से हमारे पैरों के ऊपर का हिस्सा, अपर पार्ट्स ऑफ नी, जो हमारा घुटना है उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वह मजबूती से हमारे शरीर को थामे रखता है। इसलिए दुर्ग एंड द फोर्ट इज द फोर्थ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एंड द नेचर ऑफ स्टेट। Then fifth elements of state is cost, it means treasury of state। राज्य या किंग भी इसको कह सकते हैं।
यह मनी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, वेल्थ ऑफ स्टेट इसको कहा जा सकता है। और इसकी तुलना मनु के द्वारा माउथ से की गई है, मुंह से की गई है। अर्थात जैसे बंद मुट्ठी और ओपन जो पाल्म होती है, खुली हथेली होती है, उसमें अंतर होता है। कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र में यहां तक भी कहा है, अगर राजकोष खाली हो जाए, एम्पिटी ऑफ ट्रेजरी ऑफ किंग विल नॉट बी डिस्क्लोज, शुड नॉट बी डिस्क्लोज। इसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, इस बात को बाहर नहीं आना चाहिए कि राजकोष में पैसा नहीं है। आज के समय स्टेट कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में यह अभिव्यक्त किया गया कि राजकोष एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है स्टेट का, इसलिए राजा को कभी भी इस बात को जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। उस राजकोष को भरने के उपाय ढूंढने चाहिए, जैसे वर्तमान सरकार भी करती है। पेट्रोल और डीजल पर अदर टाइप्स के टैक्सेज और सेल्स स्थापित करके जो भी उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में टैक्स कलेक्शन होता है या रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज होते हैं। इसलिए कोष जो होता है वो एक रहस्य होना चाहिए, एक सीक्रेसी होनी चाहिए, उसमें गोपनीयता रखनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट इज दंड, पनिशमेंट। यह हम कह सकते हैं कि दंड इज इक्वल टू आर्मी एंड द मिलिट्री ऑफ किंग, राजा की सेना के समान है। इट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर टू विनिंग एस्पेक्ट ऑफ स्टेट। जो महत्वाकांक्षी और विजिगीषु स्टेट होता है, जीतने की इच्छा रखने वाला जो राज्य होता है, उसके हिसाब से दंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली बात, नहीं केवल अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए, अपितु प्रोटेक्ट ऑफ धर्मा, धर्म का संरक्षण करने के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ धर्मा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए पनिशमेंट एंड दंड इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। दंड जो होता है, सजा जो होती है, पनिशमेंट जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट मनु स्टेट्स दैट use of this power of king and by the king and the use of punishment by the king according to dharma, राजा के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग या पनिशमेंट शक्ति का प्रयोग, दंड शक्ति का प्रयोग धर्म के अनुसार करना चाहिए, नॉट रिलीजन, धर्म के अनुसार करना चाहिए। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू राज धर्मा एंड प्रोटेक्ट टू पीपल धर्मा एंड द प्रजा जो धर्म है, उस धर्म का पालन करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस शक्ति का यूज करना चाहिए। इस संदर्भ में कौटिल्य का तो यहां तक कहना है कि यदि राजा विदाउट द परमिशन ऑफ धर्म पनिशमेंट पावर का यूज करता है तो उसके राज्य पर आपदाएं आ जाएंगी, राज्य का विनाश हो जाएगा, डिसमिस ऑफ स्टेट एंड डिसमिस ऑफ किंग, पतन हो जाएगा, डिक्लाइन ऑफ किंगशिप, जो राजगद्दी है उसका अंत हो जाएगा। तो ये 6 महत्वपूर्ण तत्व हुए। 7वां और अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है जिसे मित्र, और इसकी तुलना ईयर से की गई है, सोहर जिसको कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में, कानों से, कि श्रेष्ठ मित्र जो वही है जो आपकी बात को आपके हित के अनुसार प्रस्तुत करे अथवा प्रेजेंट नहीं करे। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट, जो राज्य की सूचनाएं होती हैं, राज्य से संबंधित सूचनाएं होती हैं, वो अटैक भी करवा सकती हैं, फ्रेंडशिप भी बढ़वा सकती हैं, अलाई को बढ़ा सकती हैं, दुश्मनों नंबर ऑफ एनिमीज में इंक्रीज कर सकती हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड में इंक्रीज कर सकती है, मित्र और शत्रुओं की संख्याएं बढ़ा सकती हैं। इसलिए हमेशा जो इस एलिमेंट्स को यूज करता है किंग, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह स्टेप बाय स्टेप
किसी पर भी जिस पर विश्वास करे कभी भी अंधविश्वास नहीं करे। इफ किंग हैव फैथ, राजा जो विश्वास रखता है, इट इज कंटिन्यूसली चेक बाय द सिस्टम ऑफ किंग एंड वेरिफिकेशन बाय द किंग। राजा के द्वारा इस बात का बराबर सत्यापन किया जाना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सत्य या तार्किक है अथवा नहीं है। इस बात का राजा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी राजा अपने इन 7 एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है और जो राज्य की प्रकृतियों का निर्धारण कर रहे हैं। इस तरह से ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ स्टेट विच interconnected, interrelated and interdependent. So we can call as a organic theory of state. हम इसे राज्य के आंगिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से हमारे शरीर के जो पार्ट्स 7 पार्ट्स बताए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति 7 parts and 7 elements and constitute of state connected from each other, एक दूसरे से जुड़े हुए। So its theory called organic theory of state, इसे राज्य का आंगिक सिद्धांत कहते हैं।